Good morning student. Today we will discuss lesson number 5 in geography and lesson number 5 is agricultural practice, its significance and types. आज हम लोग ज्योग्राफी में लेसन नंबर 5 का अध्ययन करेंगे जिसमें हम लोग भारत के अलग अलग भागों में किस प्रकार के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कि किस प्रकार के कृषि की जाती हैं, खेती करने का काम किस प्रकार होता है, उसके क्या महत्व हैं और उसके किस प्रकार कौन कौन से वो प्रकार हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड्स ईगर means culture and meaning soil and cultivation. Agriculture or farming is one of the oldest occupational practices of humankind. हम लोग सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में कृषि के साक्ष्य हमारे जो भी मिले उसमें खेती करने का काम बहुत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो एग्रीकल्चर is the most fundamental economic activity which meets almost 90% of our food and beverage requirements. तो खेती के द्वारा हम लोग 90% अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जिसमें बहुत प्रकार के हम लोग अन्न का उत्पादन करते हैं या फिर पेय पदार्थ जो हमारे होते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, इन सारी चीज़ों का उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि three sectors, there are the three sectors: primary activities, secondary activities and tertiary activities. Primary sector में क्या होता है? Agriculture, fishing, gathering, extraction and production of natural resource. Primary sector में हम लोग क्या करते हैं कि कृषि का काम होता है, फिशिंग, मत्स्य पालन। Secondary sector में क्या होता है कि वहाँ पर रॉ मटेरियल जो भी हमारे होते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है। और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि जो भी हमारे सामान आउटपुट बन जाते हैं उस आउटपुट को हम लोग सेल करते हैं। कहाँ सेल करते हैं? शॉपिंग मॉल्स में और गोडाउन्स में। फॉर एग्जांपल आप जैसा ले लो, एग्रीकल्चर जो हमारा है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है तो खेतों में किसान क्या करता है? उत्पादन करता है कॉटन का। तो कॉटन का जैसे ही किसान उत्पादन करता है, कॉटन के बॉल जब तैयार हो जाते हैं तो वहाँ से कॉटन के बॉल का प्लकिंग होता है और बॉल को तोड़ने के बाद वह कहाँ जाता है? गोडाउन्स में, मशीन में। मतलब कि मशीन में उसका क्या होता है कि प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग ये हमारा हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है कि कॉटन जो भी हमारे बॉल्स होते हैं उसका थ्रेड बनाया जाता है और थ्रेड बनाने के बाद कपड़ा तैयार होता है। तो जब कपड़ा तैयार होता है तो उस केस में क्या होता है कि फाइनल जब हमारे गारमेंट्स तैयार हो जाते हैं तो उसको सेल करने के लिए वो जाते हैं हमारे शॉप्स में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में। तो प्रोसेसिंग का प्रोसेस जो हमारा हेल्डअप हुआ वह किस सेक्टर में हुआ? सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब कि वो सेकेंडरी एक्टिविटी हुआ। टर्शियरी एक्टिविटीज में हमारा क्या आया कि जहां पर दुकान में, शॉपिंग मॉल में जो फाइनल हमारे कपड़ा सेल करने के लिए जहां पर वो गया वो हमारा हो गया टर्शियरी एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि टर्शियरी एक्टिविटी में फाइनल जो प्रोडक्ट यानी कि जो फाइनल हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग होता है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर हुआ। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉटन का प्रोसेसिंग हुआ, वो हमारा आया सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर में क्या हो गया कि आफ्टर कॉटन बॉल से जब हमारा कपड़ा का मैन्युफैक्चर हुआ थ्रेड के द्वारा तो वो बिकने के लिए जब आया तो हमारा आया टर्शियरी सेक्टर में। अब बात आती है कि फैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर हमारी खेती निर्भर करती है। तो पहला बात आता है क्लाइमेटिकल कंडीशन। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्लेस का, किसी भी स्थान का क्लाइमेटिकल कंडीशन डिपेंड करता है उसके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर। प्लांट्स ग्रो बेस्ड अंडर टेम्परेचर कंडीशन, यानी कि पौधे जो भी उगते हैं हमारे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। किस टेम्परेचर में पौधे कितना बढ़िया उग रहे हैं उस पर वो डिपेंड करते हैं। सॉइल दूसरा हुआ हमारा सॉइल, मिट्टी का टाइप क्या है? एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। तो
अब मिट्टी पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल उग रही है। जैसे आप कॉटन का एग्जांपल ले लो तो कॉटन का प्रोडक्शन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में होता है, काली मिट्टी में, और गुजरात और महाराष्ट्र जो है का एरिया है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन आप वही बिहार का एरिया ले लो, राजस्थान का एरिया ले लो, झारखंड का एरिया ले लो, तो उस एरिया में कॉटन बढ़िया नहीं उग पाएगा या होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सुटेबल सॉइल अवेलेबल नहीं है। रिलीफ एंड ड्रेनेज, रिलीफ एंड ड्रेनेज का मतलब होता है कि इरिगेशन का फैसिलिटी कितना बढ़िया अवेलेबल है, मतलब कि सिंचाई जो होती है वो किस प्रकार से हो रही है, नहरों के द्वारा हो रही है या फिर नदियों के द्वारा हो रही है, तालाबों से हो रही है, या फिर हम लोग रेन पर डिपेंड हैं हमारा। उसके बाद फैक्टर जो हो गया वो ह्यूमन फैक्टर हुआ। तो ह्यूमन फैक्टर में क्या हमारा हो गया कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश जो हमारे निर्भर करते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, तो दिस ऑल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो देखो यहां पर दे रहा है गुड टू नो में एग्रीकल्चर है द साइंस आर्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कल्टीवेशन। एपीकल्चर, एपीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, द रियरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हम लोग रेशम के, यानी कि जो हमारा थ्रेड होता है रेशम का, सिल्क का, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर क्या है कि द साइंस ऑफ आर्ट ऑन कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर में हम लोग स्टडी करते हैं अंगूर का, और पीसी कल्चर में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें हम लोग मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि वी ऑल स्टडी सच टाइप ऑफ ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रियरिंग ऑफ फिशेज इन पिसिकल्चर, यानी कि मछलियों के पालन का विज्ञान, अंगूर पालन का विज्ञान, साग सब्जी, फूल फल का विज्ञान जो होता है उसके अलग अलग हमारे कैटेगरीज बांटे गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो बोल रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट आर प्रिविलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि भारत के हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से खेती करने का हमारा काम होता है। तो यहां पर हमारी दो विधियों का उल्लेख किया गया है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, यानी कि फार्मिंग को दो प्रकार से हम लोग संपन्न करते हैं। पहला सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस सेम फील्ड आर कल्टिवेटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ फैलोइंग एंड फार्मिंग कम्युनिटी स्टे परमानेंटली इन वन प्लेस। देखो इसमें क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग में कि बार बार हम लोग क्या करते हैं कि एक ही, यानी कि सेम लैंड होता है और उसमें एक ही फसल को बार बार उगाते हैं। जैसे मान लो कि चावल धान की खेती हो रही है तो फिर हम लोग धान की खेती करते हैं, फिर अगले साल हम लोग धान का कल्टीवेशन करते हैं। फार्मर्स डू ए मोर केयरफुल जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द लैंड एंड कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स। उसमें क्या होता है कि किसान जो होता है बहुत सावधानी पूर्वक अपने खेतों को तैयार करता है, यानी कि खेतों की पहले जुताई करता है, उसके बाद उसमें जो वीड्स होते हैं, खरपतवार, घास जो होते हैं उसको हटाने का वो काम करता है, यानी कि बार बार एक ही प्रकार की फसल को उसमें वो लगाते हैं। अगर किसान बार बार फसलों को न लगाकर अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन क्या है, यानी कि फसलों को बदल कर लगाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। इट मीन्स वी कैन से दैट क्रॉप रोटेशन इज इंक्रीज्ड टू सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि फसलों को बार बार बदल कर लगाने से क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि अभी हम धान की खेती करते हैं, धान की खेती करने के बाद उसमें हम गेहूं का फसल लगाते हैं, गेहूं का फसल लगाने के बाद मान लो उसमें हम फ्लावर की खेती करते हैं या सब्जियों की खेती करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। मेथड्स ऑफ टिलेज आर मोर इंटेंसिव एंड मोर मैन पावर इज यूज्ड। Animals like buffalo, pigs and cows are kept and brought animals and to provide milk and meat। जैसे जानवर भी लोग पालते हैं। जानवर किस लिए पालते हैं, तो दूध के लिए, गाय और भैंसों को लोग दूध के लिए पालते हैं। पिग, गॉट, हेन का लोग पालन किस लिए करते हैं, फॉर द मीट। अब हमारा नेक्स्ट दिखा रहा है यहाँ पर, वो है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन?
तो बोल रहा है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस मेनली बाई ट्राइबल पीपुल, यानी कि जंगली क्षेत्र के लोग और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग करते क्या है कि जंगल के जमीन को या फिर जो लैंड होती है उसकी साफ सफाई लोग करते हैं, उस जगह को लोग जला देते हैं। मतलब कि जब जंगल की घास और अनवांटेड जो हमारे पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं तो वहाँ पर उसको लोग जला देते हैं। जलाने के बाद क्या करते हैं कि वो खेती करते हैं और जैसे ही फसल पककर तैयार हो जाती है खेतों की कटाई कर ली जाती है और फिर उस जगह को छोड़कर लोग दूसरी जगह पर वो शिफ्ट कर जाते हैं। देखो यहाँ बोल भी रहा है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस मेनली बाय ट्राइबल पीपल। दिस प्रैक्टिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ माइग्रेटोरी एग्रीकल्चर। माइग्रेटोरी का मतलब होता है कि इस प्रकार की खेती वो लोग करते हैं जो परमानेंट एक स्थान पर टिककर हमेशा के लिए नहीं रह पाते हैं। After 2 or 3 years of producing vegetables and grain crops or recently cleared piece of land and the migrants abandon it for another newly cleared plot। वहाँ पर क्या होता है कि 2 और 3 सालों तक ये लगातार खेती करते हैं, उसके बाद उस स्थान को छोड़कर वे दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस प्रकार के खेती करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट मीन्स वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Crops cultivated include manioc, yam, millet, maize, as well as taros, peanuts, cucumber, tomato, and bananas. 2 or 4 different crops are often grown along with each other. As they ripen at different times, a food supply always available. यहाँ पर क्या होता है कि लोग अलग अलग प्रकार की खेतियों को करते हैं और खेती करने के बाद एक निश्चित अवधि के बीच में जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो फिर अगला प्लांट वो लगाते हैं। Subsistence agriculture, the produce for family consumption, any surplus is sold or exchanged within the village community itself। यानी कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है या फसल जो भी तैयार हो जाती है तो पर्याप्त मात्रा में अपने फैमिली के लिए नीड के लिए वो रखकर बाकी की फसल को क्या होता है वो मार्केट में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड के चूंकि अलग अलग भागों में की जाती है, जैसा कि आप बुक में देख रहे हो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि हर जगह इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, कानुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मैसोली इन कांगो, लदांग इन मलेशिया, टेमेराई इन थाईलैंड, झूम, बेवर और पीपुल इन इंडिया। भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग झूम के नाम से जानते हैं, झूम की खेती। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? In region where there are large population to be supposed on small farms, agriculture has to be intensive. Though it may be for subsistence, a large part of the produce also enters national trade. It means यहाँ पर क्या होता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमारा क्या होता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन एवरी अवेलेबल पीस ऑफ लैंड। यानी कि जो भी जमीन होती है उस सभी जमीनों पर खेती करने का काम होता है। एंड सच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। यानी कि इस प्रकार की खेती जो भी हमारी होती है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में होती है, घने आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। जैसे हमारे मैदानी क्षेत्रों में बिहार का एरिया हो गया या उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया या मध्य प्रदेश का एरिया हो गया जो हमारा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। हम आपको बताए भी थे कि 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और एक स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। तो डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर घनी आबादी बसी होती है उस क्षेत्र को हम लोग डेंसली पॉपुलेटेड बोलते हैं। और स्पार्सली पॉपुलेटेड का एरिया वो होता है जहाँ पर आबादी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यानी कि सच टाइप ऑफ एरिया आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन और फॉरेस्ट रीजन। यानी कि जंगल के क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में स्पार्सली पॉपुलेटेड आबादी पाई जाती है। तो इस एरिया में यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग का जो काम होता है तो यहाँ की मेन क्रॉप जो है राइस इज द मेन क्रॉप। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मीन्स फार्मर प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग। किसान जो होते हैं क्या करते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग को यानी कि फसलों को बदल बदल कर लगाने का काम करते हैं। राइस विथ व्हीट, बार्ली और मेज और समटाइम्स इवन
3 कॉप्स ऑफ राइस, यानी कि जैसे धान की खेती की है, धान की खेती करने के बाद वो गेहूं की खेती करते हैं, शुगर केन की भी खेती होती है, ईख की खेती। दिस रिटर्न्स फर्टिलिटी टू द सॉइल। अभी आपको हमने बताया कि यहां से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बनी होती है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि व्हेन फार्मर्स रोटेटेड द क्रॉप, यानी कि फसलों को बदल बदल कर जब वो लगाते हैं तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी जो होती है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता, ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। और यहां से क्या होता है कि फसल का ग्रोथ जो होता है वो बढ़िया होता है और उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। इन एरियाज वेयर फील्ड्स आर स्मॉल, अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर टीलिंग, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। वेयर फील्ड्स आर लार्जेस्ट, ट्रैक्टर्स एंड प्लाउज आर यूज्ड अलोंग विथ थ्रेशर्स, ह्यूलर्स एंड स्प्रेयर्स। यानी कि इस प्रकार की खेती जो होती है उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर लैंड का एरिया बहुत बड़ा बड़ा होता है, जहां पर किसान के बाद ट्रैक्टर, थ्रेशर, सभी साधन अवेलेबल हो, जहां पर अनस्किल्ड लेबर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। चूंकि किसान जो होते हैं अपने साथ खेतों में काम करते हैं तो उनको अनस्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है खेतों की जुताई करने के लिए, या फिर मान लो कि खेतों में काम करने के लिए, या फिर जब फसल पक कर तैयार हो जाता है तो फसलों की कटाई करने के लिए। तो वहां पर हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस मेथड से खेती करते हैं। अब बात आती है नोमैडिक हर्डिंग। व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग? तो हम लोग बात करते हैं कि सम एनिमल्स हर्डर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, यानी कि कुछ जातियां जो होती हैं वो किसी भी स्थान पर परमानेंट एक लंबे समय तक टिककर वो नहीं रह पाती हैं। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं, इस प्रकार की प्रजाति के लोग जो होते हैं वो किसी भी स्थान पर परमानेंट एक साथ नहीं टिक कर रहते हैं। जैसा देखो आपके बुक में भी दे रहा है कि सम एनिमल्स हर्डर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स। यानी कि ये जानवर तो पालते हैं, जैसे ये गाय, भैंस, ऊंट अपने साथ पालते हैं, और किसी भी स्थान पर जब ये आते हैं तो लंबे समय तक वहां पर टिक कर ये नहीं रह पाते हैं। तो एनिमल्स माइग्रेट सीजनली along वेल डिफाइंड ट्रेडिशनल रूट्स इन केयर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ हर्ड्समैन। The amount of grass and water determine how long they stay in a place। अब वहां की ये मात्रा निर्भर करती है कि इस प्लेस पर वो कितने दिनों तक ठहर पाते हैं, क्योंकि इनके जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा चाहिए और घास चाहिए। जब तक चारा और घास अवेलेबल इनके जानवरों के लिए होता है तब तक वहां पर ये टिक कर रहते हैं, नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि वे वहां से मूव कर जाते हैं। एनिमल्स आर रियर्ड फॉर द मिल्क। जानवरों को ये लोग क्यों पालते हैं? दूध के लिए पालते हैं, मीट के लिए और स्किन, चमड़े के लिए। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द टेरेन, नोमैड्स रियर कैटल, सीप, गॉट, रेंडियर, कैमल एंड याक। ये लोग क्या पालते हैं? तो सीप को पालते हैं, गोट को पालते हैं, रेंडियर को, कैमल को और याक को पालते हैं। द एनिमल्स प्रोड्यूस इज फॉर लोकल कंजम्पशन। These nomadic communities often exchange any surplus for agricultural and manufactured goods. However, many groups are becoming sedentary now. इनका सालों भर का जो लाइफ स्टाइल होता है वो इसी तरह अपना नोमैडिक लाइफ घूम घूम कर अपने पशुओं के साथ जीते रहते हैं, और जहां पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में घास और चारा पशुओं के लिए अवेलेबल दिखाई देता है वहां पर उनका पड़ाव कारवां जो होता है वो पड़ जाता है, और जैसे ही वहां अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है फॉडर की, वहां से वो मूव कर जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिखा रहा है यहां पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। व्हाट इज दिस? एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग क्या है? तो ग्रेन फार्मिंग हम लोग उस प्रकार के फार्मिंग को बोलते हैं कि द प्रेयरी एट द स्टीप लैंड आर यूज्ड टू कल्टीवेट ग्रेन स्पेशली ऑन वेरी लार्ज स्केल। यानी कि To contract the intensive agriculture in the tropic, extensive commercial grain farming is characteristic of those parts of the world where population is low and fertile। जहाँ की आबादी लो है और पॉपुलेशन जो है वो फर्टाइल है और लैंड यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। फॉर्म्स आर देयर फॉर वेरी लार्ज। जहाँ के मैदान जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो एज द फार्म्स आर लार्ज ऑलमोस्ट ऑल वर्क इज हाईली मैकेनाइज्ड। जहाँ का फॉर्म लार्ज होगा, जहाँ का लैंड एरिया लार्ज होगा, वहाँ का वो लैंड एरिया पर मशीनी विधि से खेती हम लोग कर सकते हैं। यानी कि मशीन के द्वारा ट्रैक्टर हुआ, थ्रेशर हुआ या फिर और भी अदर इक्विपमेंट जो हुए।
तो यहां पर क्या होता है कि ह्यूमन पावर की आवश्यकता कम होती है। प्लॉविंग का काम, हार्वेस्टिंग का काम, जो भी काम होता है वो सब कुछ कैसे होता है, तो वो मशीन के थ्रू होता है। वीट इज द मेन क्रॉप, यहाँ की मुख्य फसल क्या उगाई जाती है, वीट उगाई जाती है, गेहूं, स्प्रिंग एंड विंटर वीट। इट इज द दिस क्रॉप स्पेशलाइजेशन दैट अलाउ ए लार्ज सरप्लस फॉर कॉमर्शियल ट्रेड। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड सीड्स की भी खेती होती है, जैसे सोयाबीन का, फ्लैक्स का या लिनसीड का, तीसी का, यहाँ पर हम लोग खेती करते हैं। तो इस प्रकार का एग्रीकल्चर जो होता है मुख्यतः विदेशों में की जाती है। ए वीट फील्ड एंड हार्वेस्टर, देखो यहाँ पर ये फोटो में दिखा रहा है गेहूं का खेत है, जहां पर हार्वेस्टर के द्वारा ये गेहूं की कटाई हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का हम लोग बोलते हैं पशुपालन। पशुपालन में क्या होता है, तो आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डेयरी फार्मिंग यानी कि पशुपालन का जो उद्देश्य है लोगों का, तो लोग पशु किस लिए पालते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं, बड़े बड़े गौशालाओं का निर्माण करते हैं, किस लिए, जानवरों को लोग पालते हैं दूध के लिए, फॉर मिल्चिंग एनिमल्स, यानी कि जो दूध दोने वाले हमारे पशु होते हैं जैसे गाय होती है, भैंस होती है, वो सारे दूध देती हैं। तो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स से क्या होता है कि लोग पशुपालन का काम करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि लोग पशु को पालते हैं और उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हैं। तो बड़े मात्रा में जब वो लोग फार्म हाउस बनाते हैं तो वहां पर जो भी वर्क होता है तो वो सारा मशीन के थ्रू होता है। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड अराउंड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी डेयरी फार्मिंग का जो हमारा पशुपालन का जो प्रैक्टिसेस है, मतलब कि जो धंधा है, वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, दूध के लिए। पता है आप लोगों को, सभी लोगों को, कि दूध हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दूध उत्पादन में फायदा भी होता है और वहां से लोग लाभान्वित भी होते हैं, दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम सेलिंग द मिल्क। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि इन मेनी पार्ट्स द टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड में वेयर रेनफॉल इज लो, जहां वर्षा की मात्रा कम होती है, वहां पर मिक्स्ड फार्मिंग की खेती होती है। बोथ द एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन साइड बाय साइड एंड सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि यहां पर लोग अलग अलग प्रकार की, यानी कि देखो यहां पर मिक्स्ड फार्मिंग का एक नमूना दिखाया गया है। यहां पर बनाना, केले की खेती की गई है। तो फार्म्स वेरी इन साइज अबाउट 280 एकर्स इन यूरोप, ओवर 300 एकड़, जहां पर फार्म हाउस बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पर मिक्स्ड फार्मिंग की खेती की जाती है। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि good strains and improved breeds of cattle, sheep, hogs, poultry and horses are reared on natural pastures and stored fodder. Other than horses, their produce is sold in national and international market. यहाँ पर क्या होता है कि घोड़े की, गाय की, उन्नत नस्लों की या फिर पोल्ट्री फार्म जो बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग वहाँ पर पालते हैं जानवरों को और उसे सेल करते हैं। मार्केट ग्रेडिंग एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको बताया कि फल फूल सब्जियों की खेती करने का जो उद्देश्य होता है किसानों का, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में लोग साग सब्जी फल फूल की खेती करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसान जो होता है उसको न सिर्फ अपने कंट्री में ही बेचते हैं बल्कि अदर हमारे अब्रोड में भी उन फसलों को बेच देते हैं ले जाकर, यानी कि फ्लावर्स जो होते हैं या फिर हमारे जो भी फल होते हैं उसको ले जाकर वो कहाँ बेच देते हैं, विदेशों में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ए सिंगल कैश क्रॉप। कैश क्रॉप हम लोग बोलते हैं नकदी फसलों को। नकदी फसल जिसको हम लोग की खेत में वो फसल लगी रहती है तभी किसान उसको बेच देते हैं। जैसे हमारा कॉटन हो गया, कोकोआ हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, फ्रूट्स में पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सारे हमारे कैश क्रॉप में आते हैं, नकदी फसल में आते हैं। तो ऑल वर्क फ्रॉम प्लॉविंग और प्रोसेसिंग ऑफ द क्रॉप इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एन एक्सट्रीमली इफिशिएंट एंड साइंटिफिक बेसिस। इसमें क्या होता है कि सभी खेती जो होता है वो साइंटिफिक मेथड से होता है। यानी कि देखो यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखा रहा है कि ये प्लांटेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इन केरला। केरला में ये कि प्लांटेशन हुआ है कैश क्रॉप का, नकदी फसल कैश क्रॉप में, जिसमें क्या होता है, पूछेगा एग्जाम में आपके कि कैश क्रॉप में कौन कौन सी फसल आती है, तो आप बता दोगे रबर, टी, कॉफी, कॉटन और कोकोआ जो आता है वो हमारा कैश क्रॉप में आता है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि सीडेंट्री, हर तरह की एग्रीकल्चर के बारे में ये समझाया है। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, कहाँ की जाती है, डेयरी फार्मिंग क्या है, मतलब कि समरी जो है इस चैप्टर का पूरा यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो ये चैप्टर हमारा एंड कर जाता है। एग्रीकल्चर के बारे में ग्लोसरी में आप देख रहे हो, क्रॉप रोटेशन क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल में अगर हम लोग फसलों को बदल बदल कर लगाते हैं उसको हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सभी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे और पेंसिल से अंडरलाइन करके बुक को पढ़ोगे बढ़िया से। उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।